गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव पीसीएस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 21 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो ऐसे में अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ या इस करंट टॉपिक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ इसे ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर आपको ये करंट की पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पीडीएफ फ्री में मिल जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जो हैं उनका नाम है जैक मा। उन्होंने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है, अब प्रश्न ये है कि जो सॉफ्ट बैंक यहाँ जो बताया जा रहा है, ठीक है, ये किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रिया, चीन या अमेरिका। और इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है जापान। ठीक, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने जापान के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अभी सॉफ्ट बैंक क्या है जरा हम जान लेते हैं व्याख्या में। तो आप देख सकते हैं एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी, ध्यान रखिएगा सॉफ्ट बैंक कोई बैंक नहीं है, ये क्या है, एक जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो सॉफ्ट बैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम वीवर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सॉफ्ट बैंक में इनकी जो है कुछ अनबन हुई, कुछ वैचारिक मतभेद हुआ और उन वैचारिक मतभेदों को देखते हुए जैक मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि एशिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति कौन है या एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? क्योंकि यहाँ में ये तो पता चल गया कि जैक मा जो हैं ये तो दूसरे नंबर के हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। दूसरा तो हमें पता चल गया जैक मा, तो आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन है, अच्छा ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इनको शॉर्ट में बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितनी नॉन बैंकिंग कंपनीज का फाइनेंस मतलब इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? ऑप्शन है 5, 7, 14 या 22। ठीक है, और इस सवाल का सही जवाब है 14 एनबीएफसी ऐसी कंपनियां थीं, 14 नॉन बैंकिंग ऐसी कंपनियां थीं जिनके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है। व्याख्या में आप देख पाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 के सेक्शन ए, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। तो एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, इसी तरीके के सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, तो 14 एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे चक्रवात को देखते हुए किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने की बात की है या बैठक की है ना? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बंगाल की खाड़ी में ऐसा कौन सा तूफान उत्पन्न हो रहा है जिसको देखते हुए हमारी तैयारियों का जायजा लिया है? ऑप्शन है अम्फान, जम्फान, कम्फान या दम्फान। और इस सवाल का सही जवाब है अम्फान। ठीक है, अम्फान एक साइक्लोन है, एक चक्रवाती तूफान है जो कि टकराने वाला है विद्यार्थियों बंगाल एवं ओडिशा के तट से। ठीक है, मुख्य रूप से बंगाल इससे सबसे ज़्यादा
प्रभावित होगा। बात करें अम्फान की, तो ये जो अम्फान है ये नाम दिया है थाईलैंड में। ध्यान रखिएगा, जो भी साइक्लोन्स उठते हैं उनको नाम देने का एक क्रम होता है ना। तो ये जो नाम है ये दिया है किसने? थाईलैंड ने। ध्यान रखिएगा, जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो चक्रवात होते हैं इनका नामकरण होता है, इनका नोमेनक्लेचर होता है, ये हम जानेंगे जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में। फिलहाल अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है अम्फान, और ये नाम रखा है किसने? थाईलैंड ने। ठीक है, चलिए व्याख्या में आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने की बैठक की है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी, है ना। यहाँ पर बात हो रही है एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, एनडीआरएफ जो है उसकी बात हो रही है। तो इन सारी स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया कि अगर तूफान हमसे हिट करता है तो हम कितना उससे बचाव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? ठीक है, किस पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अब जब नाम में ही आ गया राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, तो भाई किस पर निगाह रखेगा? तो नाम में ही छुपा हुआ है, जब प्रवासी सूचना प्रणाली है तो प्रवासियों पर ही नज़र रखेगा। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल जो है उनका जवाब जो है वो सवाल में ही छुपा रहता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है उसके सवाल में ही छुपा रहता है। तो इस तरीके का सवाल आए तो बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष तथा संपर्क साधने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो बनाया गया है एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिशको बेवरेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है वो किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। ऑप्शन है कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले या माउंटेन ड्यू। ठीक है, ये सभी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि चाहे तो हुआ कोका कोला, चाहे हुआ माउंटेन ड्यू, ठीक है, ये कोई कंपनियां नहीं है, ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और कंपनी का नाम है पेप्सिको। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पेप्सिको। तो पेप्सिको की एक हिस्सेदारी खरीदने की योजना या घोषणा कर चुकी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। देखिए टाटा बहुत बड़ा उपक्रम है। टाटा को अगर देखा जाए तो टाटा जो है विश्व की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी है, और टाटा में सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनता है, और टाटा अपना विस्तार करती ही जा रही है। आपने नाम सुना होगा टीसीएस का। टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो हर क्षेत्र में हिस्सेदारी बना रही है टाटा। तो अब उसका जो अगला टारगेट है वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, है ना, उनको लेकर के है, इसीलिए उसने पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदी है। आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नारिशको बेवरेज में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितने की है ये बात अभी कंफर्म नहीं है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों के फैल रहे क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है, यानी हर क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है टाटा कंपनी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन विश्व विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 20 अप्रैल को विश्व भर में मनाए जाते हैं ये दोनों ही दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस। ये दोनों ही दिवस 20 अप्रैल को मनाए जाते हैं। व्याख्या में देख सकते हैं 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागकणों के महत्व, सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।
विद्यार्थियों, हमारे लिए मधुमक्खियाँ बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, विशेषकर किसानों के लिए मधुमक्खियाँ बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, पेड़ पौधों के लिए मधुमक्खियाँ बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर इस दुनिया से मधुमक्खियों को समाप्त कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों में ये धरती भी समाप्त हो जाएगी। तो इतना महत्व है मधुमक्खियों का। तो बिल्कुल हमें ये पता होना चाहिए कि मधुमक्खी के संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सऊदी अरब, अफगानिस्तान, काजाकिस्तान तथा पाकिस्तान। तो बहुत ही सरल है इसका जवाब, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। ठीक है, व्याख्या में आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तथा उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्षों ने वित्त या विदेश मंत्रालय जैसे प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान काफ़ी पिछड़ा देश है और आतंकवाद की समस्या से काफ़ी जूझ रहा है अफगानिस्तान। इसके अलावा भ्रष्टाचार की समस्या से भी जूझ रहा है और इन सब का जो एकमात्र कारण है वो है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय है और इस तालिबान को समाप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक अमेरिका की फोर्सेज जो हैं अफगानिस्तान में तैनात रहीं और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान का नाश करके रख दिया। आधा नाश तालिबान ने कर दिया, शेष बचा अमेरिका की सेना ने कर दिया। तो अब वहाँ पर काफ़ी स्थिति गंभीर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, पहला नौसेना सबमरीन बेस शुरू हुआ। ठीक है, सबमरीन क्या होती है विद्यार्थियों? सबमरीन होती है पनडुब्बी जो पानी में डूब करके चलती है। तो पहला नौसैनिक सबमरीन बेस शुरू हुआ था कब? जून 1971 में, मई 1971 में, मई 1978 में, या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है मई 1971 में। मई 1971 में नौसेना का पहला सबमरीन बेस शुरू हुआ था। क्या था ये? तो देख सकते हैं आप, मई 1971 में भारतीय नौसेना के पहले सबमरीन बेस INS वीर बाहु को कमीशन मिला। देखिए, आपने नौसेना से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें देखी होंगी, चाहे वो जहाज़ हों चाहे सबमरीन हो, उनके आगे एक शब्द आता है सदैव INS। इसका मतलब आप जान लो, जैसे INS विक्रांत आपने खूब सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा। इसके आगे लिखा हुआ है INS वीरबाहु, INS तरकश, INS तलवार। ठीक है, तो INS का मतलब क्या है यहाँ पर? INS का मतलब है इंडियन नेवल सर्विसेज। ध्यान रखिए ना। ठीक है, INS जब भी आप देखेंगे नौसेना के किसी भी जहाज के आगे तो उसका मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विसेज। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के पहले सबमरीन बेस INS वीरबाहु को कमीशन मिला। इसका उद्देश्य नौसेना की 8वीं और 11वीं पनडुब्बी स्क्वाड्रन को प्रशासनिक और रसद सामग्री उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ है? ऑप्शन है 20 मई 1900, 20 मई 1902, 30 मई 1900 या 21 मई 1900। तो चूंकि ये करंट अफेयर है तो ये इनका जन्म हुआ है विद्यार्थियों 20 मई सन 1900 को। ठीक है, 20 मई सन 1900 को जन्म हुआ है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है विद्यार्थियों उत्तराखंड के कौसानी नामक क्षेत्र में, जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, आप देख सकते हैं व्याख्या में, 20 मई सन 1900 में हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के कौसानी में हुआ। कविता, गद्य नाटिका, रेडियो रूपक, एकांकी, कहानी, उपन्यास जैसी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने लोकायतन तथा सत्यकाम महाकाव्य भी लिखे हैं। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने इस खबर को ज़रूर से आज के पेपर में देखा होगा। हाल ही में दुनिया में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीजों के मामले में भारत का कौन सा स्थान हो गया है?
ठीक है, कोरोना मरीजों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है अब, क्योंकि तकरीबन 1 लाख केस हमारे यहाँ हो चुके हैं। ऑप्शन है 8वां, 9वां, 10वां या 11वां। तो कोरोना मरीजों के मामले में भारत तकरीबन 1 लाख मरीजों तक पहुंच चुका है और विश्व में इसका स्थान हो गया है विद्यार्थियों 11वां। तो ये एक निराशाजनक खबर है कि इतना तेज़ी से कोरोना जो है फैल रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हम इस कोरोना को फैलने से रोकें, अपने स्तर से रोकें। तो भैया घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगली क्लास में इतिहास की, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।